हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। पहला, नीट 2024 का ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। दूसरा, लाइफ सेविंग टिप्स नीट 2024 के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है मेरे पर्सनल नीट के एक्सपीरियंस के बेस पर। तीसरा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं नीट के सेंटर पर। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि 3 टॉपिक्स को यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर करना है। और वीडियो को आप सभी नीट एस्पायरेंट्स के बीच में ज़रूर भेजें क्योंकि हमारे चैनल पर कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस और जो कटअप्स वगैरह पूरी रहती हैं पूरी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो अब तो सभी स्टूडेंट जो है नीट एस्पायरेंट यहाँ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि आने वाला टाइम पूरा काउंसलिंग का इसी से रिलेटेड रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मोटा मोटा बात कर लेता हूँ ड्रेस कोड के बारे में कि ड्रेस कोड जो है क्या रहने वाला है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर क्लोथिंग की बात की जाए तो आपको सबसे पहले लाइट वियर जो कपड़े जो हैं आपके मतलब हल्के से हल्के होना चाहिए। ऐसा नहीं जीन्स वगैरह पहन के जाएँ, तो जितना हल्के हो सकें आप ऐसे कपड़े पहने और हाफ स्लीव हों तो ज़्यादा बेटर है। और अगर फुल होंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाए, तो इसलिए बेटर है हाफ स्लीव क्लॉथ पहने आप। और ऐसे कपड़े ना पहने जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हो क्योंकि सिंपल क्लॉथ को यहाँ पर मांग की गई है एनटीए की तरफ से। बहुत ज़्यादा पैटर्न या लार्ज लोगो वहाँ पर बने ना हो। अगर थोड़ा मोड़ा डिज़ाइन वहाँ पर है आपकी टी शर्ट वगैरह पर तब चल जाएगा, लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा उस पर लिखाई या फिर जो इमेजेस रहती हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्लोथ शुड नॉट हैव एनी पॉकेट, और बहुत ज़्यादा जेब नहीं हो। अगर 1-2 जेब है तो चल जाएगा, जिसमें आप अपने लिए जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे पैसे अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए थोड़े बहुत रख सकते हैं। वहाँ पर अगर आपकी चेकिंग होगी तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि जो है मैं ट्रैवल के लिए मुझे थोड़े पैसे लाने की ज़रूरत पड़ी थी। बहुत ज़्यादा जिप्स या बटन की वहाँ पर ना हो, तो इसलिए सबसे बेटर रहेगा आप जो है अपर में देखा जाए तो टी शर्ट पहन लें और जिस पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ना हो। फुटवियर की बात की जाए तो आप जूते या सैंडल ना पहने, बेटर है जो है आप स्लीपर पहने। और अगर सैंडल पहन रहे हैं तो ऐसे हों जिसमें बहुत ज़्यादा खुले हुए होने चाहिए, बंद वाले ना हो ज़्यादा। लो हील्स के साथ होने चाहिए। अवॉइड वियरिंग शूज़ और फुटवियर विद थिक सोल्स, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ ही एक्सेसरीज़ की मतलब जो आप एक्स्ट्रा सामान जो लेना चाहते हैं उसको अवॉइड करें। यहाँ पर मिनिमम एक्सेसरी जो है आपकी अलाउड है। ज्वेलरी आपको नहीं पहननी है। स्कार्फ्स वगैरह जो है आप अगर पहनना चाहते हैं तो इसके लिए बेटर है कि एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा पहले पहुँचे क्योंकि वहाँ पर आपकी चेकिंग होगी। और उसके साथ ही आपका जो है फेस बहुत ज़्यादा कवर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको ये पहनना है। और मैं तो कहूँगा अगर आप स्कार्फ्स पहने हैं तो बेटर है एग्ज़ाम पे थोड़ा पहले चले जाएँ, ठीक है। और हेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुले नहीं रखने हैं, उनको टाई कर लेना है विज़न या राइटिंग में आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ ही हेडवियर की बात की जाए तो हेड स्कार्फ जो है और जो टर्बन्स हैं वो अलाउड हैं एंड दे शुड नॉट कवर द फेस। आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए और सभी स्टूडेंट को थोड़ा पहले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर चेकिंग तो होनी ही होनी है, ठीक है। उसके साथ प्रोहिबिटेड आइटम्स की बात की जाए, आपको क्या क्या चीज़ नहीं लेके जानी है। आपकी वॉचेस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, कैलकुलेटर, बैग वहाँ पर स्ट्रिक्टली मना किए गए। अगर आप बैग वगैरह लेके जा रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखें तो बाहर जो आपके कोई रिलेटिव हो उनको थमा दें क्योंकि अंदर कोई भी आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या बैग को रख पाएँ। और अगर कहीं रख दिया तो उसमें आपको पता नहीं कि बाद में सेम चीज़ वहाँ रखी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हर सेंटर पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनके गार्जियंस भी रहते हैं, तो वहाँ पर मिस होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लीव दीज आइटम्स एट होम एंड डिज़ाइन स्टोरेज एरियाज़, बस ये बोला गया। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है लाइफ सेविंग टिप्स, यानी नीट 2024 जो देने जा रहे हैं स्टूडेंट को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। तो जितने भी स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट एग्ज़ाम में एंटर करने से पहले आप अपना जो एक व्यू है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो बना लें, किस सब्जेक्ट को आप किस ऑर्डर में करेंगे। वहाँ पर ऐसा ना हो कि आप पहले सोच रहे हैं क्या करूँ, तो पहले ही एक ऑर्डर बना लें। अब वो ऑर्डर आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। अभी तक आपने जो टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, ये जो प्रैक्टिस की है उसमें जो आपको बेटर लगा है, तो मैं तो एक एडवाइस करूँगा आप फिज़िक्स को पहले चूज़ ना करें, बायो या केमिस्ट्री उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करें, उसके साथ चलें और फिर आप दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर फिज़िक्स रख सकते हैं। पहले नंबर पर फिज़िक्स को रखने से एक दिक्कत ये रह जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें अगर थोड़ा टफ आया पेपर तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा दे देते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टाइम कम बच जाता है। और एक आप जो है आइडियल टाइम बना दें कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतना देना है, इस सब्जेक्ट को इतना देना है और एक को इतना देना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना पेपर करें। और बीच में जब भी पेपर कर रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए 15 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, तो आप एनालाइज़ करें मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने इस सब्जेक्ट में बचे हैं, मुझे टोटल कितना टाइम देना है इस सब्जेक्ट को। उसके हिसाब से आप अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ठीक है। उसके साथ ही जो है आप अभी प्रेजेंटली मॉक टेस्ट दें रेगुलरली उसी टाइम पर जो नीट के एग्ज़ाम का टाइम है। इससे जो है आपकी बॉडी अडॉप्ट हो जाएगी किस टाइम पर आप पढ़ाई कर रहे होंगे डेली पिछले 5-6 दिन में। अगर पहले से आपका शेड्यूल जो नीट का एग्ज़ाम टाइम है उस पर नहीं है तो आप अगले 4-5 दिन टेस्ट दें उसी टाइम पर। कम से कम पेपर को लेकर सेम टाइम पर बैठें और हर सब्जेक्ट को उतना टाइम दें जो आपने एक अलॉट किया है सब्जेक्ट वाइज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जब मैं भी नीट दे रहा था तो सबसे ज़्यादा ये डाउट रहता था कि जो रिवीजन करूँ मैं या फिर सिर्फ पेपर दूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2021 में और फर्स्ट अटैम्प्ट में हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, लेकिन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा डाउट यही रह रहा था। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था मैं भूल रहा हूँ और ज़्यादातर लोगों से मैं सुन रहा था कि लास्ट टाइम पर आपको फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, लेकिन मुझे लग रहा था प्रैक्टिस से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैंने जो अपने टाइम पे किया था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो लास्ट में देखेंगे तो बिल्कुल ना की बराबर की थी, रिवीजन ज़्यादा किया था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और बहुत सारी चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल रहा हूँ, तो उनको रिकॉल करने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ रहती है स्टूडेंट की, सोचते हैं कि एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ें, तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको टेंशन के साथ नहीं पढ़ना है। जो आपकी चीज़ें रिवाइज़ करने से बची हैं, आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं उनको रिवाइज़ करें, उनको एक बार देख लें। और अगर सेम एग्ज़ाम डे वाले दिन भी आपका अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बचा है या जिसमें आपको लगता है कि वो हल्का-हल्का मैं भूल रहा हूँ, हालाँकि आपको लगेगा सारी चीज़ें ही कि उसमें मुझे अभी वीक पॉइंट है, मैं थोड़ा और देख लूँ, थोड़ा और देख लूँ, इतना ज़्यादा आपको पैनिक भी नहीं होना। कुछ चीज़ों को जिसमें आपको लगे कि हाँ रिवीजन की ज़रूरत थी, उनको जाकर सुबह में भी रिवाइज़ कर लें 1-2 घंटा अगर चाहते हैं। और बाकी उसके साथ जो है आप नेक्स्ट पॉइंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे हेल्थ और वेलबींग, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर में आपने जो तैयारी की है 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी है, अगले आपके सिर्फ 3 घंटे में पूरा निकलना है। और इसका जो 3 घंटे का आपका आउटकम है वो उस पर भी डिपेंड करेगा आपकी हेल्थ या वेलबींग जो पिछले 4-5 दिन में रही है। तो उसके लिए आप जो है 1 दिन पहले अपनी प्रॉपर नींद लेके जाएँ। और एक और चीज़, अगर किसी को नींद 1 दिन पहले 2 दिन पहले नहीं आई है और उसकी वजह से कम सोया है, तो उसकी वजह से पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है कि मेरी नींद कम हुई है, अब मैं पेपर में अच्छा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले बहुत अच्छे से नहीं सो पाएँ, तब भी आपकी बॉडी ऐसी है कि आप अडॉप्ट कर पाएँगे। एग्ज़ाम के बाद अच्छे से सो लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन आपने नहीं सोया तो आपका दिमाग नहीं चलेगा या बहुत कुछ आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। ऐसा तब होगा अगर आप अपने आप में डर बना लेंगे कि मुझे नींद नहीं आई है, मैं सोया नहीं हूँ। अगर इन केस आपको ऐसा होता है कि नींद नहीं भी आई है, तो उस केस में इस बात का ध्यान रखें कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। अगर 3-4 दिन नहीं भी सोएँगे तो ऐसा नहीं कि आप एकदम मर जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, बस यह है कि आपको अपने दिमाग को समझाना है सबसे पहले कि हाँ, कुछ नहीं होगा, आके मैं वापस से सो लूँगा। क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस रहता है, तो उसको मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये तो रहना ज़रूरी है, अगर आपने पढ़ाई की है तो ज़रूर रहेगा। तो उससे आपको जो है कम से कम बना के रखना है। अगला है स्टे पॉजिटिव। आपने जो भी अपना मेहनत करनी थी अभी तक 1 साल, 2 साल, 3 साल आपने अपनी कर दी, और इसके बाद जो है आपको जो सारी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देनी है, क्यों जो भी होगा वो बेटर होगा आपके लिए। इन सब चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये देखना है कि आपका कोई टॉपिक ऐसा बचा है जिसमें रिवीजन की ज़रूरत है या आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप दे सकते हैं। ठीक है। और जो फार्मूलाज़ वगैरह उनको 1 दिन पहले आप रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है। तो अपनी तरफ से जो बेस्ट दे चुके हैं तो उसमें टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगला है एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन। एग्ज़ाम के दिन पर आपको क्या-क्या करना है। तो आपको जो है एग्ज़ाम्स डे की बात की जाए तो उससे पहले ही आपको जो भी आपका सेंटर है उसको जाकर देख लें एक बार, क्योंकि सेम डे पर अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा या 2 घंटा पहले जाएँ और उसको पहले ढूँढें और फिर जाकर देखें, तो उससे बेटर है 1 दिन पहले आप जाकर अपना सेंटर देख लें कहाँ पर है। उससे आपको जो है जो सेम डे पर जो टेंशन होने वाली है उससे बच जाएँगे। और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी मैं नीचे ही बता दूँगा क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब आपको 1 दिन पहले रेडी करके रखने हैं, ताकि एग्ज़ाम डे पर आपको और ज़्यादा कोई टेंशन ना रहे। और जो मील की बात की जाए तो जो है आपको लाइट मील लेनी है, मैं तो यही कहूँगा एग्ज़ाम डे पर। बहुत ज़्यादा हैवी खाएँगे तो उस टाइम पर भी हो सकता है आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहे और उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करें। और एग्ज़ाम के अंदर क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं 2-3 मैं उनका अपनी तरफ से जो है व्यू दे देता हूँ। जैसे-जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचेंगे तो हो सकता है 1 घंटा, पौन घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर में अंदर पहुँच जाएँ, और 1 से डेढ़ घंटा भी कभी-कभी या 2 घंटा पहले भी आपको एंट्री वहाँ मिलेगी, तो अंदर बैठे-बैठे आप बोर हो जाएँगे। तो उस केस में जब आपका एग्ज़ाम टाइम आने वाला है उससे आधे घंटे पहले आप जाएँ वॉशरूम में, अपना फ्रेश हों। वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा लगेगा, अगर कितना भी आप पहले सोए हों, एग्ज़ाम सेंटर में लगेगा मुझे नींद आने वाली है और अब क्या होगा पेपर में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हालाँकि मैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अच्छी खासी 6 से 7 या साढ़े 6 घंटे की नींद लेकर गया था, तब भी मुझे वहाँ पर लगभग 12 बजे के अराउंड या साढ़े 12 के अराउंड में अंदर पहुँच गया था, और 1 सवा बजे ही मुझे जो है ऐसा लग रहा था नींद आने वाली है, नींद आने वाली है। तो हाँ, मैं 15 से 20 मिनट पहले वॉशरूम गया, अपना फेस वॉश किया, और जो है आप वहाँ से फ्रेश वगैरह होकर, अंदर ही रहता है और वहाँ पर आपको परमिशन मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप वापस एग्ज़ाम में बैठ जाएँ और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लें। और एक और चीज़, एग्ज़ाम टाइम में आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, ऐसी गलती कि आपने जो है ओएमआर में क्वेश्चन को गलत भर दिया,
ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था और उसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एकदम घबरा जाते हैं, अब क्या होगा? तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं डरना, अगर एक बार एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसकी वजह से आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है आपके बाकी क्वेश्चंस पे रहने वाला है। आप उसको वहीं लीव करें, या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत टाइम से आप सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक जो है नॉर्मल 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, अगर बहुत ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन लग रहा है, तो आपको लग रहा है इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप उसको छोड़ें और अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगर आप वहीं रुके रहेंगे तो उससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पेपर पे पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि वहाँ पर चांसेस हैं, ये भी जो मैंने लिखा गेस वाइजली, आपको लग रहा है कि कुछ पार्ट आप उस क्वेश्चन का जानते हैं, फॉर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, उस क्वेश्चन में से आप 2 ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि ये ऑप्शन आपने मान लीजिए 2 नेगलेक्ट कर दिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाकी 2 में आपको चांसेस हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन 2 में से क्या है? तो उसमें आपका जो मन पहले जिसको ज़्यादा करे, उन 2 में से एक ऑप्शन को चूज़ कर लें। लेकिन अगर ऐसा है 4 ऑप्शन में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, तो आप एग्ज़ाम को उस क्वेश्चन को छोड़ दें, बेटर यही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर आपके क्वेश्चन पेपर पर देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही एक और चीज़ आपको इन सबसे पहले जो ध्यान करनी है, जब आप अंदर जाएँ, पहले जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर भरना और आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो भरना, सीरीज़ भरना, ये सब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एमआर शीट पे भरनी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। उसके बाद ही बाकी चीज़ें आती हैं। मान लीजिए अगर आपका 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, उससे ऐसा नहीं होगा कि आपका एडमिशन ही ना हो। लेकिन आपने अगर रोल नंबर गलत भर दिया या कोई और बड़ी मिस्टेक कर दी, तो उसकी वजह से हो सकता है आप कितना भी अच्छा कर लें, नीचे पेपर में सारे क्वेश्चन भर दें, आपका एडमिशन नहीं होने वाला। तो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप जो इसमें रोल नंबर भरेंगे, जो क्योंकि वहाँ पर जो आपको एमआर शीट मिलेगी सिर्फ एक मिलेगी। ऐसा नहीं है आपने कोई गलती कर दी दोबारा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, पहले पूछ लें, वहाँ पर एग्जामिनर्स रहेंगे, आप उनसे पूछ लें इसको कैसे भरना है, क्या भरना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा वहाँ पर उन चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना है। अगली चीज़ आती है डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, सबसे पहली चीज़ है वो है एडमिट कार्ड, क्योंकि यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड उसी एडमिट कार्ड पर लिखी होगी। दूसरा जो है आपको एक वैलिड फ़ोटो लेकर जाना है। फ़ोटो आईडी में क्या? फ़ोटो आईडी में आप या तो अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका आधार कार्ड पुराना है जिसमें आपका फ़ोटो जो है न्यू नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हैं साथ में। और मैं तो कहूँगा आधार कार्ड के साथ कम से कम 1-2 डॉक्यूमेंट और लेकर जाएँ, चाहे आप पैन कार्ड लेकर जाएँ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, या फिर ये सब नहीं है तब आप 12th का जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो भी स्कूल का जहाँ पर आपका रिसेंट वाला फ़ोटोग्राफ हो, उसको लेकर जाएँ। उसके साथ ही आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाने हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वही होने चाहिए जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन में भरे थे, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ सेम जैसा आपने भरा था वही होना चाहिए, ठीक है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। और उसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सेपरेट वीडियो जो है उसके लिए बना दूँगा। और आगे के लिए आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करें जो भी नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं। आगे पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस भी यहीं पर होने वाला है, तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। और एक और चीज़ एग्ज़ाम के बाद की जो मैंने यहाँ पर लिखी थी पोस्ट एग्ज़ाम, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर सोची है कि जितने भी स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर देख लेना। मैं एक मैसेज डालूँगा जिसमें क्या रहेगा, नीट के एग्ज़ाम के दिन ही रात को 7 से 7:30 के बीच में जो हम एक मीटिंग रखेंगे, ज़ूम मीटिंग, जिसमें जितने भी स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपना रिव्यू शेयर करेंगे, कैसा पेपर था, उन्हें टफनेस का लेवल क्या लगा उस साल के हिसाब से और पिछले साल के हिसाब से, और किसका कितना स्कोर है वो देखेंगे, जिससे जो है अगले दिन मैं एक एनालिसिस बना पाऊँ कि पेपर कैसा रहा और क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है? तो आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन कर लें और नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लें, मैं मैसेज डाल दूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।